Hello guys, Assalamu alaikum. I'm Shafi and you are watching my channel. In previous video, we talked about the osmosis, we talked about the diffusion, osmotic pressure, osmolarity, and the various other transport, other concept. Now, in this, we will study the next part of this chapter, that is the active transport. हमने पहले ही पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होते हैं. एक होती है सिंपल ट्रांसपोर्ट, एक होती है डिफ्यूजन जो थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन. जिस रीजन से मालिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उससे मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेंगे उस रीजन तक जाएंगे जिस रीजन की कंसंट्रेशन कम होगी. ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट था. और कैरियर प्रोटीन अगर यूज़ हो रही थी तो हम कह रहे थे कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. अगर कैरियर प्रोटीन यूज़ नहीं हो रही थी तो हम कह रहे थे ये सिंपल डिफ्यूजन है. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी डिफ्यूजन का मतलब था कि हमें मालिक्यूल की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है. फॉर एग्जांपल अगर सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर बहुत कम है जितनी होनी चाहिए, तो क्या करेगी? सोडियम बाहर से अंदर आएगी और जितनी उसकी कंसंट्रेशन वो मेंटेन होगी. इट मीन कि इक्विलिब्रियम क्रिएट करना ये डिफ्यूजन का काम होता है. कि अगर एक रीजन है और दो रीजन हैं और एक रीजन में किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरे में बहुत कम है, तो वो सब्सटेंस जिसमें ज़्यादा है उससे निकलेगा और जिसमें कम है उसमें जाएगा. ऐसे करके ऐसी मूवमेंट होगी कि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो. ये डिफ्यूजन का मेन गोल होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का गोल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि अगर ये मालिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मालिक्यूल्स हैं और इधर ये मालिक्यूल्स हैं. नाउ सी, यहाँ पे मालिक्यूल कम है, यहाँ पे मालिक्यूल ज़्यादा है और ये बीच में मेम्ब्रेन है. तो अगर डिफ्यूजन होती तो क्या होता कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन. अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो थोड़े मालिक्यूल हैं वो भी इस तरफ आ जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी. जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जो ट्रांसपोर्ट है जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी. अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ट्रांसपोर्ट हो रही होगी तो वो कैसे होगी? फ्रॉम द रीजन ए टू रीजन बी. अगर हमें मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द बी टू ए, तो हम कैसे करेंगे? हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो मालिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम बी टू ए. दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या डेफिनेशन होगी? कि मूवमेंट ऑफ द मालिक्यूल फ्रॉम the region of the lower concentration, this is lower concentration, to the region of the higher concentration, it mean against the concentration gradient with the help of extra appendages of extra energy. This is called active transport. ये active transport होती है. नाउ और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन यूज होती है. जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन यूज हो रही थी, ऐसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन यूज हो रही थी, ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन यूज होती है. ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन यूज होती है. बट जो यहाँ जो कैरियर प्रोटीन यूज होती है उसका जो फंक्शन है, उसका जो वे है फंक्शन करने का, काम करने का, वो डिफरेंट है. यूज सेम कैरियर प्रोटीन होगी बट उसका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. बिकॉज उसको अभी एटीपी को भी हैंडल करना है. उसको अभी एटीपीएज प्रोटीन जो है उसको एटीपीएज एक्टिविटी भी करनी है. तो ये इसमें जो कैरियर प्रोटीन होगी उसका जो वे ऑफ द फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. सो नाउ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टू टाइप्स होते हैं. इसमें एनर्जी तो यूज़ होगी बट टू वेज में होगी. एक में ऐसे होता है कि एटीपी डायरेक्ट एटीपी से एनर्जी हाइड्रोलाइज होगी. डायरेक्ट एटीपी से एनर्जी हाइड्रोलाइज होगी. वो केमिकल एनर्जी इस मालिक्यूल को मिलेगी जिसकी वजह से मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेंगे अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये होता है कॉन्सेप्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी डायरेक्टली जो है ना वो एटीपी से मिलेगी.
एनर्जी डायरेक्टली एटीपी से मिलेगी। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें मालिक्यूल अगेन द कंसर्न इंग्रेडिएंट ट्रांसपोर्ट हो एंड द एनर्जी जो मिले वो डायरेक्ट एटीपी से मिले, डायरेक्ट एटीपी वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करे, दिस इज कॉल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमारे बॉडी में वैसे तो बहुत एग्जांपल्स होते हैं, बट यहाँ पे जो बुक में मेंशन है वो 3 एग्जांपल मेंशन किए गए हैं। पहला जो एग्जांपल है वो सोडियम पोटाशियम एक्टिव पंप का। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोडियम पोटाशियम एक्टिव पंप, ये कैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है बॉडी में। सोडियम पोटाशियम एक्टिव पंप एक कैरियर प्रोटीन है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें कैरियर प्रोटीन यूज होती है एंड सोडियम पोटाशियम एक्टिव पंप इज अ टाइप ऑफ द कैरियर प्रोटीन। सोडियम पोटाशियम एक्टिव पंप एक लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, एक लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और जिसके 2 सब यूनिट होती हैं। एक तो ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन। और दूसरा कि इसके 2 सब यूनिट होते हैं, इट मीन्स डायमर, 2 सब यूनिट्स। एक अल्फा सब यूनिट होता है जो लार्जर होता है, लार्जर सब यूनिट, और दूसरा बीटा सब यूनिट होता है जो स्मॉलर होता है, बीटा सब यूनिट। ये जो बीटा सब यूनिट है इसका फंक्शन इतना अभी डिस्कवर नहीं हुआ, इसका इतना अभी फंक्शन मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, इतना फंक्शन हमें नहीं, कॉन्सेप्ट इसका इतना पता नहीं है। इसका इतना पता है कि ये प्रोटीन्स जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन में उनको एंकर करने में, उनको होल्ड करने में काम आता है, बाकी इतना इसका इम्पोर्टेंट काम नहीं है। नाउ द अल्फा सब यूनिट, दैट्स अ लार्जर सब यूनिट। अल्फा जो यूनिट है उसका ये लार्जर सब यूनिट है, इसका मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव पंप होता है एनिमल सेल में, और ये खास करके जो मसल सेल्स हैं, जो नर्व सेल हैं, उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट वगैरह में इसकी बहुत हेल्प होती है। आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी इसकी बहुत वैल्यू होती है। ये लार्जर होता है, ये स्मॉलर होता है, इनकी मॉलिक्यूलर वेट भी दिए हुए हैं, बट वो याद करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बात, बट ये पता होना चाहिए कि कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर होता है। सो नाउ अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा सब यूनिट, दैट इज अ स्मॉलर सब यूनिट। अभी अल्फा सब यूनिट के पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उनके 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इनसाइड इसके 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं फॉर द सोडियम, 3 बाइंडिंग साइट इनसाइड होती हैं फॉर सोडियम के लिए इनसाइड 3 बाइंडिंग साइट होती हैं। सोडियम के लिए 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। पोटाशियम के लिए वो आउटसाइड होती हैं, 2 पोटाशियम के लिए वो आउटसाइड होती हैं, और एक एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होती है, वो भी इनसाइड होती है। इसकी एटीपेज एक्टिविटी जो एटीपी को ब्रेक डाउन करेगी। अभी हमें बाइंडिंग साइट से पता चल रहा है कि ये 3 सोडियम और 2 पोटाशियम को बाहर से अंदर लाएगा और 3 सोडियम को अंदर से बाहर लेके जाएगा। सो इसकी 3 बाइंडिंग साइट होती हैं ऑन द इनसाइड और 2 बाइंडिंग साइट होती हैं ऑन द आउटसाइड फॉर द पोटाशियम, और इसकी 1 बाइंडिंग साइट होती है वो इनसाइड होती है। आप ये फिगर दी हुई है गाइडन में, आप उस फिगर को देख सकते हैं कैसे इसकी 2 बाइंडिंग साइट होती हैं फॉर द पोटाशियम और 3 बाइंडिंग साइट होती हैं फॉर द सोडियम। सो 3 बाइंडिंग साइट फॉर द सोडियम एंड द 2 बाइंडिंग साइट फॉर द पोटाशियम। now see this now 3 side. Now see 3 side, this is outside and this is inside. ये 3 साइड होंगी फॉर द सोडियम, इसलिए ये 3 सोडियम को आउटसाइड भेज रहा है, और 2 बाइंडिंग साइड होती है फॉर द पोटाशियम आउटसाइड। सो देखो ये 2 पोटाशियम को इनसाइड भेज रहा है, और एक एटीपी के लिए साइड होगी, एटीपी एज एक्टिविटी, वो भी इनसाइड होगी। सो ऐसे सोडियम पोटाशियम एक्टिव पंप के पास साइड्स होती हैं, और ऐसे ये ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस यानी सब्सटेंसेस को और सोडियम एंड पोटाशियम को। अभी ये क्यों ऐसे सोडियम और पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये सोडियम पोटाशियम को इसलिए ट्रांसपोर्ट करता है कि अभी हम पढ़ेंगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे 3 सोडियम आउट और 2 पोटाशियम इनसाइड एंड एटीपीएस एक्टिविटी। सो नाउ, और इसके फंक्शन क्या हैं, इससे क्या होता है? ये अभी सेल के इनसाइड पोटाशियम की कंसंट्रेशन
ज़्यादा होती है, सेल के बाहर पोटाशियम की कंसनट्रेशन लो होती है। सेल के अंदर इनसाइड हायर होती है और सोडियम रिवर्स होता है, सेल के बाहर हाई होता है सोडियम। ये सोडियम, अभी देखो सोडियम बाहर बड़ा ज़्यादा भी है, फिर भी ये पंप सोडियम को बाहर कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और पोटाशियम का अंदर ज़्यादा होना और पोटाशियम का बाहर थोड़ा कम होना, ये नॉर्मल सेल की फंक्शन नॉर्मल सेल का ये फंक्शन है। इसको मेंटेन करने के लिए ये 3 सोडियम को इनसाइड और 2 पोटाशियम को 3 सोडियम को आउटसाइड और 2 पोटाशियम को इनसाइड कर रहा है। इसके अलग और भी फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। ऐसे देखो कि अगर सोडियम ज़्यादा बुल्ड हो गए अंदर और कम होने चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो वो सोडियम ज़्यादा जो अंदर बुल्डअप हो गए एक्शन पोटेंशियल की वजह से, हम आगे पढ़ेंगे नर्व और मसल में, तो वो जो एक्स्ट्रा सोडियम्स हैं वो बाहर निकलेंगी। अगर पोटाशियम बाहर ज़्यादा हो गया है तो वो हार्ट वगैरह जैसे आर्गन को अफेक्ट करेगा, इसलिए पोटाशियम जो ज़्यादा हो गया है बाहर वो अंदर जाए फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। इसलिए ये नॉर्मली मेंटेन करता है। ये पहला इसका ये फंक्शन है कि ये नॉर्मली मेंटेनिंग ऑफ द आयंस मेंटेनिंग आयन की में इसका रोल होता है। नाउ जो दूसरा इसका फंक्शन है वो ये है कि ये सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है। दूसरा फंक्शन ये है कि सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है। अभी कैसे सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है? फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल। अभी सेल में हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा कि सेल में ज़्यादातर प्रोटीन्स होती हैं इनसाइड, स्टोन प्रोटीन और भी बहुत प्रोटीन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सेल में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में। तो फास्फेट्स और प्रोटीन और भी बहुत आयंस सेल के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से सेल में अंदर से वाटर अट्रैक्ट होता है। अभी वाटर अगर अट्रैक्ट हो गया, यहाँ से वाटर अगर अट्रैक्ट हो जाएगा सेल में अंदर इनसाइड होगा, तो सेल क्या होगा? स्वेल करेगा और रप्चर होगा और सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा बहुत। सो इस सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप की वजह से क्या होता है कि 3 सोडियम जो आउट आ रहे हैं तो और सोडियम बाहर पे रिटेन हो रहा है, बिकॉज ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सोडियम से इतनी परमेबल नहीं होती। तो जो सोडियम बाहर निकल आए हैं वो बाहर ही रहेंगे। इवन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है सोडियम के लिए, बट वो बाहर रहेंगे। इतनी कंसंट्रेशन ये जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल नहीं होती सोडियम के लिए इतनी। सो सोडियम जो बाहर हैं 3 सोडियम, तो ये सोडियम जो है वो ये वाटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इन सोडियम की वजह से कुछ वाटर बाहर भी निकल रहा है। इन प्रोटीन फास्फेट की वजह से वाटर अंदर आ रहा था और इन सोडियम की वजह से कुछ वाटर बाहर भी निकल रहा है, जिसकी वजह से न सेल का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है न सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये सेल वॉल्यूम को मेंटेन करना भी इसका रोल होता है सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप को। सो सेल स्वेल भी नहीं होता और सेल रप्चर भी नहीं होता ड्यू टू दिस सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। सो ये सेल वॉल्यूम ऐसे मेंटेन करता है। और नंबर 3 इसका फंक्शन क्या है? वो है इलेक्ट्रोजेनिक नेचर। अभी इलेक्ट्रोजेनिक नेचर क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोजेनिक नेचर? अभी यहाँ पे देखो कि अभी हम 3 सोडियम बाहर आए और 2 पोटेशियम अंदर आए। इसकी एंड देखो हर साइकिल में इट मीन्स 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इनसाइड, दैट द देखो 1 जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेट फिर भी बाहर आ रही है। इट मीन्स अंदर पे 1 नेगेटिव हो रहा है, अंदर पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रही है और बाहर पे नेगेटिव डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। नेट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो अंदर पे ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी और बाहर पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। ये पोटेंशियल क्रिएट हो गई, ये जो चार्जेस क्रिएट हो गई अंदर पे नेगेटिव बाहर पे पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक नेचर। और ये इलेक्ट्रोजेनिक नेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल के लिए। तो ये इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है। तो ये सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप का ये फंक्शन थे कि कैसे वो आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, कैसे वो सेल की वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, कैसे वो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है, कैसे चार्जेस को मेंटेन कर रहा है, कैसे वोल्टेज पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा है। और ये जो एंजाइम है
ये रिवर्स डायरेक्शन में भी एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये रिवर्स डायरेक्शन में भी एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर इनका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल सोडियम बार पे बहुत ज़्यादा है तो सोडियम इनसाइड जाएगी, पोटाशियम अंदर पे ज़्यादा है तो पोटाशियम बाहर आएगी, यानी वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह मूव करेंगे। और सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप का जो फंक्शन था, जो एटीपीएज एक्टिविटी थी, वो इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो ये क्या करेगा, इससे जो बाइंड फास्फेट है वो अब अपनी फास्फेट एडीपी को देगा, जिसकी वजह से एटीपी बन जाएगा। और एटीपी प्रोड्यूस करना भी इसका काम होता है। फास्फोरेटेड फॉर्म इसकी एटीपी प्रोड्यूस करवाती है। ये रिवर्स डायरेक्शन में जब मूव करे, काम करे, सो ऐसे इसके फंक्शन से मेंटेनिंग आयोनिक कंसंट्रेशन, मेंटेनिंग सेल वॉल्यूम और इलेक्ट्रोजेनिक नेचर होती है। अभी दूसरे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या है, दूसरे एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल वो दो हैं। एक होता है कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप ये भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। कैल्शियम पंप इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैल्शियम पंप भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। कैल्शियम पंप इज आल्सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये भी मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और कैल्शियम पंप हमें पता है कि ये सेल है, और सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें कैल्शियम बहुत कम होती है, बहुत कैल्शियम कम होती है एज कम्पेयर टू द इनसाइड आउटसाइड 1000 टाइम कैल्शियम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एंड इसका रीज़न क्या है कि सेल की साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है और सेल की आउटसाइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न दो है, और वो कैल्शियम पंप्स हैं। कैल्शियम पंप दो प्लेसेस पे होते हैं। एक ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कैल्शियम पंप होते हैं जो कैल्शियम को ऑलवेज बाहर निकालते हैं साइटोप्लाज्म से आउटसाइड। और दूसरा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है और उसमें कैल्शियम जाती है, उसकी मेम्ब्रेन में कैल्शियम पंप होती है, उसमें कैल्शियम जाती है साइटोप्लाज्म से, उसमें जाती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म से कैल्शियम रिमूव हो जाती है। या तो बाहर जाती है सेल मेम्ब्रेन की पंप से वजह से, या सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मसल सेल में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया सब जो सेल हैं उसमें होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और की मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में कैल्शियम जा रही है और यहाँ पे बाहर जा रही है, तो इसकी वजह से कैल्शियम जो है ना साइटोप्लाज्म में डिक्रीज हो जाएगी। सो ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम पंप की वजह से होता है। सो अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेन दिख रहा है, हो रही है यहाँ पे भी। सो कैल्शियम पंप बॉडी में कहाँ किस किस प्लेसेस पे होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कैल्शियम पंप, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, और दूसरे ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन में होते हैं। कौन से ऑर्गेनेल, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में होते हैं, जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जैसे कहते हैं मसल सेल में। ठीक है, तो ये होती है दूसरा एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ द थर्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ होती है वो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन पंप। अभी हाइड्रोजन पंप बॉडी में कहाँ होते हैं, हाइड्रोजन पंप जो है ना बॉडी में वो दो प्लेसेस पे होते हैं। अगेन ये भी हाइड्रोजन पंप भी अभी हाइड्रोजन पंप बॉडी में दो प्लेसेस पे होते हैं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वर्टल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो पेरिटियल सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो पेरिटियल सेल्स होते हैं उसमें हमें पता है कि गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा होती है वो सिक्रीट करती है HCl। तो ये HCl कैसे सिक्रीट होता है, ये HCl ऐसे सिक्रीट होता है कि जो पेरिटियल सेल्स होते हैं वो विद हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन को सिक्रीट करते हैं, और वो प्रोटॉन क्लोरीन से मिलकर HCl क्रिएट करती है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उसमें सेल होते हैं, दैट्स कॉल्ड पेरिटियल सेल, एंड पेरिटियल सेल सिक्रीट करते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो सिक्रीट होता है पेरिटियल सेल में वो उसका जो मैकेनिज्म होता है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्लोरीन से मिलकर HCl बनाता है। तो हाइड्रोजन पंप बॉडी में दो प्लेसेस पे होते हैं, वो पहली प्लेस कौन सी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। नाउ जो दूसरी प्लेस होती है वो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी होती है। अभी ये मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये एक डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती है, और यहाँ ये जो ओपन होती है वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, और यहाँ पे जो होती हैं कैपिलरीज जिसमें ब्लड होती है। सो हाइड्रोजन आयन वो ब्लड से यूरिन में सिक्रीट होते हैं, ब्लड से यूरिन में सिक्रीट होती हैं हाइड्रोजन आयन,
और ये जो ब्लड में से यूरिन में सीक्रेट होते हैं, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो भी अगेन द कंसर्जेंट ग्रेडियंट सीक्रेट होते हैं, जिसका मैकेनिज्म होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वर्टर टिब्यूल में भी होती है, यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड से ये कैपिलरीज होती हैं, और ये नेफ्रॉन है उसका पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, और डिस्टल कन्वर्टर टिब्यूल होता है ये, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसमें प्रोटॉन की सिक्रीशन होती है, और ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन कि ब्लड में कंसंट्रेशन यूरिन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर भी ब्लड में कम होती है, फिर भी ब्लड से यूरिन में आते हैं, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी जिसके 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तो सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप है, और दूसरी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कैल्शियम पंप थी, और कैल्शियम पंप कहाँ पाए जाते हैं, कैल्शियम पंप के कॉन्सेप्ट से क्या होता है, और तीसरा जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी वो हाइड्रोजन पंप है, और हाइड्रोजन पंप कहाँ होते हैं और इससे क्या होता है, हाइड्रोजन पंप क्यों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पंप गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl सीक्रेट करता है जो डाइजेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे जो हाइड्रोजन सीक्रेट होती है वो एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सो ऐसे नाउ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी होगी वो ATP से आएगी। अभी एनर्जी कितनी लगेगी वो डिपेंड करता है कि हमको कंसंट्रेशन कितनी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें हाइड्रोजन या ब्लड से यूरिन में सीक्रेट करनी है तो कितनी कंसंट्रेशन यूरिन में हमें करवानी है हाइड्रोजन की, उससे एनर्जी उतनी एनर्जी लगेगी। अगर हमें फॉर एग्जांपल कैलोरीज होती हैं, एक फार्मूला होता है कि कितनी एनर्जी जो लगेगी, एनर्जी इन कैलोरी। एनर्जी अगर हम देखें एनर्जी कैलोरी में तो कितनी होगी, 400 log C1/C2। सो ये एनर्जी होती है कैलोरीज में। कैलोरी में एनर्जी होती है कि एनर्जी कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस जो हम बढ़ना चाहते हैं 10 फोल्ड 10 फोल्ड 100 फोल्ड 1000 फोल्ड, तो उसके लॉगरिथम से के हिसाब से एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जांपल एनर्जी कैलोरी अगर हम 10 फोल्ड करना चाहते हैं तो log 10 1 आ जाएगा, और हमें 1400 कैलोरी लगेगी। इट मीन अगर 1 ऑस्मोल अगर हम किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अगर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हम 1 ऑस्मोल से 10 फोल्ड इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कितनी एनर्जी लगेगी, 400 कैलोरी लगेगी। अगर हम 100 फोल्ड इंक्रीज करना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी लगेगी, इसके डबल 2800 कैलोरी लगेगी। ऐसे एनर्जी जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है वो यूज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो 3 एग्जांपल्स थे।